हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास। तो बच्चों, बहुत दिनों से ये हम लोगों की कोशिश चल रही थी कि एंशंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो है हम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास होगी, इसका जो महत्व है वो न केवल प्रीलिम में आपको मिलेगा बल्कि मेंस में भी मिलेगा। जो संशोधित पाठ्यक्रम है यूपीएससी सीएससी का, उसके रिगार्डिंग। सो बच्चों, बहुत दिन के बाद ये चीज़ें जो है आपके सामने लाने का मौका मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि वर्ल्ड हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा एक्चुअली में मैं आपको एक बता दूं कि जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे पुनर्जागरण है ना, अमेरिका की क्रांति है, रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, इंग्लैंड की जो है गौरवमयी क्रांति है, जो भी इम्पोर्टेंट, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जितने भी ये ज्वलंत टॉपिक हैं, ये सब कुछ आप लोगों को ईश्वर की दया से मैं, जी हाँ, ईश्वर की दया से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सो ये चीज़ है कि हम लोग जो है आज पुनर्जागरण यानी रेनेसा पे हम लोगों की बात होनी है। देख लीजिए, रेनेसेंस, द रिफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ नेशंस। तो हम लोगों की बातचीत हो रही है कि यूरोप में एक ऐसा ज़माना भी था जब वहाँ पर मध्यकाल चल रहा था। तो वहाँ पर एक पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है। वहाँ के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी जिसके बारे में हम लोगों को बात करना है। पुनर्जागरण एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो बच्चों, आज इसी टॉपिक पे हम लोगों की बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की जो क्लास है वो सुबह 11 बजे से आपको मिल जाएगी। आप सुबह 11 बजे से क्लास देख सकते हैं और शाम को 6:30 बजे से क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो टाइमिंग है इसको आपको ध्यान रखना है। सुबह में 11 बजे, सुबह में 11 बजे, सुबह में 11 बजे, शाम को 6:30 बजे। तो आप इस टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। लेट्स क्रैक लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक इट। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि देखिए, आपको पता ही होगा कि आजकल स्पेशल क्लासेस समर चल रहा है। अनअकैडमी पर एक स्पेशल क्लासेस का मेला लगा हुआ है, जैसे एक त्योहार आया हुआ है। जितने भी टीचर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए हमने भी लिया, स्पेशल क्लासेस काफ़ी लिया है। इसका बेनिफिट उठाने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का जो ये लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करना चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ये जो डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। ये डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद जैसे मान लीजिए अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस, तो आप वहाँ सर्च के ऑप्शन पे जाओ और मेरा नाम सर्च करो। अनअकैडमी के ऐप पर जो मेरा नाम है वो है मोहम्मद नदीम। ठीक है, तो आप मुझे सर्च कर लीजिए इस नाम से। उसके बाद एक काम और कर दीजिए, मुझे फॉलो ज़रूर कर दीजिए। चूंकि आप पूछ रहे होंगे कि सर हम आपको फॉलो क्यों करें, तो मैं बताऊं कि इसलिए फॉलो करिए क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी जो भी क्लासेस होंगी, चाहे वो ऑप्शनल क्लास है, चाहे वो स्पेशल क्लासेस है, अगर आप ऐप पर देखना चाहते हैं तो आपको मैसेज आ जाएगा अनअकैडमी टीम की तरफ से। आपको मैसेज आएगा कि क्लास शुरू होने जा रही है। तो अनअकैडमी ऐप पर मेरी हिस्ट्री की क्लासेस देखने के लिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ फॉलो मी एवरीवन। आप मुझे फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अबाउट मी के सेक्शन से आप मेरे बारे में कुछ देख सकते हैं। अबाउट मी के सेक्शन से आप अबाउट मी के सेक्शन से आप मेरे बारे में देख सकते हैं।
और यहाँ पर ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के ऐप पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं ना। अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हैं तो इन एजुकेटर्स से भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर बढ़िए हम लोग देखते हैं कि ये देखिए अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। बच्चों, मेरा मानना है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ेंगे तो आपको दो तीन फ़ायदे होने। एक तो ये कि क्लासेस आपको रेगुलर वे में मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान में इतनी चीप में कभी आपको यूपीएससी सीएससी की क्लासेस कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो हम कहेंगे कि अनअकैडमी इज़ द चीपेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम द इंडिया। भारत में सबसे चीप प्लेटफॉर्म जो है अनअकैडमी है। ये आप अपने घर बैठकर अपनी फैमिली के साथ विदाउट एनी डिस्टरबेंस यू कैन टेक योर क्लास एवरी डे। ठीक है, तो आप आसानी से अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी पे देखिए ये प्लान जो आपको दिया हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल का यहाँ पर प्लान है। जैसे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं जिसको प्लस सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो ये 1 साल 2 साल और 3 साल का प्लान है। यहाँ पर फीस वगैरह देखिए लगी हुई है, फीस आप देख लीजिए। और इसमें यह है कि आप जैसे ही रेफरल कोड पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू एनी रेफरल कोड। जब आप एडमिशन लोगे तो आपसे रेफरल कोड पूछा जाता है, तो आप रेफरल कोड क्या है आपका MNUS। MNUS इज योर रेफरल कोड, इसको आप डाल दीजिए। जैसे ही डालेंगे आपकी जो फीस यहाँ दिख रही है ना वो सीधे 10% कम हो जाएगी। और 10% कम फीस यहाँ पर आप देख लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल की फीस आपको दिखाई देगी। तो आपका रेफरल कोड क्या है MNUS। जब आप एडमिशन लेंगे कौन सा रेफरल कोड यूज करेंगे MNUS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्लान है अनअकैडमी का, इसको कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यानी इसमें क्या है कि दिस इज द बेस्ट। अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लान सबसे अच्छा होगा, तो देन आई विल सजेस्ट यू शुड गो टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन बिकॉज यू विल गेट अ कोच और गाइड। आपको एक कोच या गाइड मिलेगा जो आपको हर समय फोन से गाइड करेगा, आपको बताएगा। आप मान लो पढ़ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी पूछना है तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस की सारी खूबियां तो मिलेंगी ही, साथ में आपको कोच या गाइड भी प्रोवाइड कराया जाए। आपको साथ में अनअकैडमी के प्लस की सारी खूबियां तो मिलेंगी, साथ में एक कोच या गाइड भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसमें भी यही है कि इसमें भी देखिए, इसमें 1 साल 2 साल और 3 साल का एडमिशन का प्लान है। ये पूरी फीस आप देख सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल की। यहाँ पर भी देखिए आपसे पूछा जाएगा एडमिशन के समय कि आपके पास कोई रेफरल कोड है, तो आप बताएंगे MNUS, वहाँ पर लिख दीजिए MNUS। जैसे ही लिखेंगे एडमिशन के समय फीस आपकी 10% कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि आपका जो रेफरल कोड होगा वो MNUS होगा। ठीक है, MNUS आपका जो रेफरल कोड है वो MNUS है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ है कि कुछ अनअकैडमी की तरफ से जो है वो प्लान चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इन हेयर। कुछ ना एक कॉन्टेस्ट कराया जा रहा है, एक गेम कराया जा रहा है। इसमें क्या है कि खेल खेल में बहुत सी चीज़ों को सीखने की सुविधा है। तो इसमें यह है कि ये फॉर्मेट है खेल का जो इनके यहाँ कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद अगर आप जीतते हैं तो फर्स्ट प्राइज में आपको जो है वो लैपटॉप मिलेगा, एप्पल का मैकबुक एयर लैपटॉप। फर्स्ट प्राइज पाने वाले को एक लैपटॉप मिलेगा, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज। तो इसमें भी आपको 1000 रुपये का अमेजॉन वाउचर मिलेगा। ठीक है, तो ये गेम जो है वो आप खेल सकते हैं। अब उसके बाद ये कंपटीशन आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ बैचेस भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं अनअकैडमी पर। अगर आप 2021, 22, 23 के लिए आपका जो प्लान है उसके हिसाब से ये बैचेस शुरू होने जा रहे हैं अनअकैडमी पर। ठीक ना, आप देख लीजिए ये सब बैचेस हैं। मिशन, जैसे मिशन 2021 है ना, बायलिंगुअल, लक्ष्य 2021 हिंदी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेते समय, एडमिशन लेते समय एक चीज़ का ध्यान देना है, आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा 10% फीस कम करने के लिए। तो आपका रेफरल कोड क्या है MNUS, इसको ध्यान देना। ठीक है, अब आ जाइए आज के टॉपिक पर जो है यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार। तो चलिए चला जाए। देखिए साहब, ये जो कहानी है, सबसे पहला प्रश्न ये आपके मन में आएगा कि सर पुनर्जागरण है क्या।
ठीक है। पुनर माने दोबारा, जागरण माने जाग जाना। पुनर्जागरण है क्या? पहली चीज बच्चों से ये कहूंगा कि देखो बच्चों, इतिहास एक कहानी है। अगर आप इतिहास को एंजॉय करना चाहते हैं तो कहानी को कहानी की तरह से पढ़ना है। ज्यादा दांव पेच घांच पांच करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एंजॉय करिए, मजा लीजिए इतिहास का। बस जिस चीज को आपने एंजॉय कर लिया वो चीज आपकी है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज को सीखना हो तो उसमें एंजॉयमेंट तलाश करिए, उसमें मजा लेने की कोशिश करिए। वो चीज ईश्वर की दया से आपकी हो जाएगी। और जहां बर्डन लिया, जहां ढोने की कोशिश की, तो वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस रूल को फॉलो करना है। आपका मकसद, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो उसका एक ही फंडा है, इंजॉय योर स्टडी, नथिंग एल्स। आप अपनी स्टडी का भरपूर मजा लीजिए। यकीन मानिए, दो तरह के बेटा लोग होते हैं। एक आदमी होता है जो किसी सफर पे निकलता है, उसके मन में होता है बस पहुंच जाएं पहुंच जाएं पहुंच जाएं। और एक आदमी होता है जो सफर का एंजॉय करता है, उसके मन में आता है बस चलते रहे मजा आता रहे, चलते रहे मजा आता रहे। यकीन मानिए, जो मुश्किल में है, जो सिर्फ पहुंचना चाहता है किसी तरह से, वो बोर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन जो सफर का एंजॉय ले रहा है, वो कब सफर पे पहुंचेगा उसको यकीन ही नहीं होगा। नहीं मैं आ गया, अरे यार मैं तो इतना मजा आ रहा था, इतनी जल्दी आ गया। तो यही चीज है बेटा कि अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपनी स्टडी को एंजॉय करना सीखिए। तो चलिए आइए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पहली चीज तो ये है कि देखिए साहब, डेट इसकी क्या है, सन 1350 से 1550। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पुनर्जागरण का दौर था वो 1350 से लेके 1550 के बीच का माना जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण कब से कब तक माना जाता है, तो आप कहेंगे 1350 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी के बीच इसको माना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण किसको कहते हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है। चलिए आइए, अब हम लोग इस बात पर शुरुआत करने जा रहे हैं कि आखिर यूरोप में ऐसा क्या हो गया, यूरोप के लोगों को ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई जिसकी वजह से वहाँ पर इतना बड़ा जो चेंजिंग है वो देखा गया। इन्हीं चीज़ों पर आज हम लोगों को तलाशना है। पुनर्जागरण, देखिए बहुत से विद्वानों ने पुनर्जागरण की अलग अलग परिभाषा बताई है। पुनर्जागरण क्या है, तो देखिए पहली जो परिभाषा है बेटा वो ये है कि पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। समझ में आ गया? पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, ये परिभाषा है। अब चलिए हम लोग समझा जाए कि पुनर्जागरण था क्या, इसमें खास बात क्या थी, है ना। क्योंकि ये तो परिभाषा है। अब परिभाषा को अगर हम पढ़ के आपको सुना दें तो इसका हक अदा नहीं होगा। हम लोग समझा जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुनर्जागरण की, है ना। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालने जा रहे हैं पुनर्जागरण। बच्चों मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि उसको समझें और उसके बाद उसको लिखें, क्योंकि आईएएस की जो एग्ज़ाम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। पहला उसको पढ़िए, दूसरा उसको समझिए और तीसरा क्या है, लिखिए। पहली चीज क्या है, पढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, समझिए। और तीसरी चीज क्या है, लिखिए। तो ये तीनों ही चीजें आपको करना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, फिर समझना है, फिर क्या करना है, लिखना है। देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है ये तय करेगा कि आप फाइनली में आईएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद वो पीटी लेवल की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
समझने के बाद जब आदमी लिखता है तब उसका मेंस तैयार होता है। तो चलिए आइए, हम लोगों को तीनों ही चीज़ें लेके चलनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोगों की क्लास में तीनों ही बातें होने वाली हैं, प्रीलिम, मेंस, और हम लोग इसमें इंटरव्यू लेवल तक की बात कर लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पुनर्जागरण के बारे में हम समझते हैं कि पुनर्जागरण क्या था, इसके बारे में बात करते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। पुनर्जागरण, जिसको इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं, ठीक है ना। हुआ ये कि यूरोप में मध्यकाल चल रहा था, ठीक है। ये 1200 ईस्वी के लगभग चल रहा था, ठीक है। कहा जाता है कि वहाँ का जो समाज था ना, वो जड़ हो गया था। वहाँ की राजनीति जड़ हो गई थी, वहाँ कला एवं संस्कृति जड़ हो गई थी। वहाँ के लोग जैसे कैसे ना कि एक कसमसाहट सी थी वहाँ के समाज में। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे कि आखिर क्या हो गया। जैसे कैसे होता बेटा कि जैसे मान लो कि आप जो है, इंसान कभी परेशान होता है ना, जैसे आप बीमार पड़ते हो, तो बीमार पड़ने के बाद इंसान तब की चीज़ों को याद करता है जब वो ठीक ठाक होता है। अरे मैं तो ठीक था, मैं तो हवा की तरह उड़ता था, मैं तो पंछी की तरह उड़ता था। याद करता है कि नहीं? बताओ, ईमानदारी से बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ कि यार हमारा तो ऐसा था, हम ऐसे हो गए। उसी तरह से यूरोप की राजनीति, समाज, धर्म, कला, संस्कृति इस बीच आते आते एकदम जड़ हो गई। ना वो आगे बढ़ रही थी ना पीछे बढ़ रही थी। तो वहां के लोग जो थे ना, अब उन्होंने अपनी पुरानी चीजों को याद किया, पुराने यूरोप के अतीत को याद करना शुरू किया कि अरे यार, अच्छा एक चीज मैंने देखा है कि इंसान को अपने अतीत से बड़ा लगाव होता है। चाहे आप हो चाहे हम हो, हमें अपने अतीत से बड़ा लगाव होता है कि यार हमारा जो अतीत था वो ऐसा था। अब जैसे आप ही हो, आप जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे हो। इंसान, कहा जाता है कि जवानी की जो दहलीज होती है वो लाइफ का क्लाइमैक्स होता है कि नहीं होता है। इंसान सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट लेता है वो अपनी जवानी में लेता है। लेकिन जवानी में आने के बाद भी इंसान बचपने को याद करता है। बहुत से लोग सोचते हैं यार बचपने में बड़ा मजे थे, बचपन में हम ये करते थे, बचपने में वो करते थे। जरा सोचा आपने, जो यंग एज है ये इंसान की लाइफ का क्लाइमैक्स माना जाता है। इट्स अ क्लाइमैक्स टाइम ऑफ अ लाइफ। ये लाइफ का क्या होता है बेटा? क्लाइमैक्स होता है। फिर भी आदमी क्या करता है? अपने बचपने को याद कर रहा है। अरे यार बचपने में तो हम ये करते थे, बचपने में तो यार हम दीवार फांस जाते थे, बचपने में पेड़ पे चढ़ जाते थे, बचपने में वो क्रिकेट, वो बैट, वो बल्ले। होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से इंग्लैंड में भी ऐसी सिचुएशन आ गई थी। इतने वो लोग जड़ हो गए कि उन लोगों ने अपने पीछे के अतीत को देखना शुरू किया कि यार जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था, जब रोम साम्राज्य था, जब यूनान में एथलीट होते थे, एथलेटिक प्रतियोगिताएं होती थी, यूनान में ऐसा होता था वैसा होता था। तो ये सब चीजें जो है उस जमाने के लोगों ने ध्यान करना शुरू कर दिया कि यार वो तो वही अच्छा था, उसी को किया जाए। और यही कारण था कि यूरोप में अब फिर से ये बात होने लगी कि नहीं, प्राचीन रोमन साम्राज्य का जो ग्लो था, होता ना बेटा कि गुजरा हुआ जो अतीत होता है ना, वो हर इंसान का ग्लो होता है। आदमी अपने अतीत को याद करके इतराता, अरे यार मैं वैसा लगता था। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, ये चीज देखा गया, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो अपनी जवानी को याद करता, अरे यार मैं जवानी में आई वॉज वेरी स्मार्ट एंड वेरी चार्मिंग एंड वेरी रोमांटिक ऑफ देयर टाइम। बूढ़े लोग यही बोलते, अरे जब बूढ़े दादा दादा वादा से आप मिलेंगे तो दादा लोग कहेंगे, अरे तुम क्या थे जो जवानी में मैं था। ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे तुम क्या थे, तुम लोग कुछ हो क्या यार जो जवानी में मैं था। व्हाट, कितनी चार्मिंग, कितनी जबरदस्त मेरी प्रोफाइल थी, ये देखो फोटो, फोटो निकाल के दिखाएंगे, ये देखो मैं तो कितना सूट बूट पहन के कितना स्मार्ट लगता है। तो इट्स अ नेचर ऑफ अ ह्यूमन। इंसान का जो नेचर होता है वो यही होता है कि वो जिस दहलीज पे होता है, सच बताऊं बेटा, जिस दहलीज पे होता है, सच तो ये है कि इंसान जिस दहलीज पे होता है, जिंदगी के जिस पड़ाव पे होता है, वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। रियली में बेटा, जो आपके पास है वो सबसे खूबसूरत है।
लेकिन इंसान की जो मनोदशा होती है ना, वो अपनी पुराने अतीत में झांकता है और कंपेयर करता है। बट आई वॉज वेरी अट्रैक्टिंग, आई वॉज वेरी स्मार्ट दैट टाइम, बट नाउ एट ए टाइम। सो ये चीज क्या है कि कंपेयर करता है। उसी तरह यूरोप के लोग भी सोचने लगे, जब ना मध्यकाल यूरोप में चल रहा था, तो ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो जड़ हो गई। उस समय चर्च का जो इंटरफेयर था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, और ये रियलिटी थी कि चर्च ने, चूंकि चर्च जो होता है, जो धर्म का मामला है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। धर्म जो रिलीजन इज कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल बॉडी, एक स्पिरिचुअल चीज होती है। रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ स्पिरिचुअलिज्म, यानी वो एक आध्यात्मिक चीज है। तो यहाँ पर क्या है कि उसका एक मामला होता है। यहाँ पे ये था कि चर्च ने लोगों का जीना एकदम से मुहाल कर दिया था। उस जमाने में चर्च का ये आलम था कि भाई राजा ही चर्च ही राजा बनाता था। चर्च जिस पर हाथ रखता था वही राजा बनता था, वरना वो राजा नहीं बनता था। टैक्स, चर्च टैक्स भी लेता था। सोचिए, चर्च टैक्स वसूलता था, वो चर्च का अपना सब मामला था। मतलब यूरोप की हालत ऐसी हो गई कि यूरोप में दिन और रात का जो डिसाइड है, कह सकते हैं कि दिन और रात का जो डिसीजन है, वो चर्च ले रहा। मतलब इतना ज्यादा यूरोप में चर्च का इंटरफेरेंस बढ़ गया था। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कल्चरल हो। मतलब हर जगह पर, इन एवरीवेयर, चर्च वाज इंटरफेयरिंग दैट टाइम। सो ये था कि ये तो मामला था ही। और कुछ चीजें थी कि भाई समाज एकदम जड़ हो गया था, राजनीति जड़ हो गई, लोग ना उबने लगे थे, लोग बहुत परेशान थे। लोग उस जमाने में बिल्कुल परेशान थे, कई बातें थी। सो ये था कि अब जो लोग थे यूरोप के, वो अपने अतीत की तरफ झांकने लगे, अपने पुराने समय की तरफ झांकने लगे, और यहीं से बेटा शुरुआत हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो पुनर्जागरण है, वो वास्तव में मध्यकाल में एक नई चेतना की, नई चेतना की शुरुआत थी, है ना। पुनर्जागरण मध्यकाल में यूरोप में एक चेतना की शुरुआत की, एक जागने का परिणाम था, ठीक है ना। तो हम लोग, आप समझ गए मेरी बात? बताओ समझे कि नहीं समझे। पहली चीज ये है, आपका समझना जरूरी है लिखने से पहले। अगर आप समझ गए तो लिखना कोई मैटर नहीं करता, वो आप कमरे पे करेंगे। देखिए, लिखना क्या है कि जरूरी है, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो मेंस क्वालिफाई नहीं होंगे। तो लिखना जरूरी है, बट यहां लिखो या कमरे पे लिखो, लेकिन समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। जहां तक आप समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, मैं बार बार बताऊंगा। पुनर्जागरण मतलब यूरोप की राजनीति, यूरोप का समाज, यूरोप की संस्कृति एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां वो जड़ हो गई, रुक सी गई थी। वहां के लोग बेचैन होने लगे कि क्या करें, चूंकि उनके पास यूरोप का प्राचीन जो इतिहास था वो मौजूद था। यूनान की जो ग्लोइंग थी, रोमन साम्राज्य की चमक मौजूद थी। सो उन्होंने, इंसान की एक फितरत होती है कि आदमी जो है अपने पुराने जमाने को याद करके खुश हो जाता है, ग्लो करने लगता है। एक ना, सच में बताऊं बेटा, आप भी करते होंगे, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिसको याद करके आप के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती होगी कि यार वो टाइम, व्हाट वाज अ नाइस टाइम एंड व्हाट वाज अ ग्लोरियस टाइम ऑफ आवर लाइफ, कितना ज़्यादा वो बढ़िया था। तो ये इंसान की फितरत होती है कि आदमी, तो उसी तरह से यूरोप के जो लोग थे, वो प्राचीन रोमन साम्राज्य के, प्राचीन यूनानी रीति रिवाज, त्योहारों को जो है याद करके, ध्यान करके गर्व करने लगे। और यहीं से शुरू होता है रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया, जिसको हम रेनेसा के नाम से जानते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि यूरोप में जब यूरोप में मध्यकाल चल रहा था, जब यूरोप में मध्यकाल चल रहा था, जब यूरोप में मध्यकाल चल रहा था, है ना, तब एक समय ऐसा भी आया,
एक समय ऐसा भी आया जब वहां की राजनीति है ना, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति धीरे धीरे जड़ प्रतीत होने लगी। जड़ मैंने बेटा रुक जाना, धीरे धीरे बोल, एकदम से जड़ मैंने जाम हो जाना, जड़ होने लगी। करेक्ट। अतः लोग परिवर्तन के लिए मचलने लगे। लोग परिवर्तन के लिए मचलने लगे। लोग परिवर्तन के लिए मचलने लगे। इस प्रकार यूरोप के लोगों ने उस समय है ना, प्राचीन यूनान एवं प्राचीन यूनान के अतीत को याद करना शुरू कर दिया या झांकना शुरू कर दिया। करेक्ट है बेटा, याद करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। इस प्रकार यही चेतना पुनर्जागरण के नाम से जानी गई। इस प्रकार यही चेतना पुनर्जागरण के नाम से जानी गई। इस प्रकार यही चेतना पुनर्जागरण के नाम से जानी गई। एक सिंपल वे में, एक आसान वे में मैंने आपको पुनर्जागरण के बारे में बता दिया कि पुनर्जागरण की शुरुआत कैसे हुई, पुनर्जागरण था क्या, इसके बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे दिया जो आप इंट्रो के तौर पे लिखते हैं। तो ये चीज बेटा नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करेंगे इस चीज को, क्योंकि नोट करना जरूरी है। नोट कर लेंगे तो आपके पास एक आधार रहता है कि हमको ऐसे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो फिर इसके बाद आप कमरे पर लिखने की शुरुआत करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एक बेस का होना जरूरी है। तो इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए। जब आप लोग नोट कर लेंगे तब जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे डेफिनेशन है यार, लेकिन ये जो चीज मैंने लिखाई है ये एकदम से इजी वे में, यहाँ पर हमको ना विद्वता नहीं दिखानी है कि हमको किसी का डेफिनेशन विद्वानों की तरह नहीं, हमको सिंपल वे में लिखना है। बस इसलिए लिखना है ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, है ना। बस यही मैटर है और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करेंगे, लिखेंगे इस चीज को, इस लाइन को, और हो जाएगा तो स्क्रीन पर लिखेंगे डन हो गया है। फिर तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपका समझना ज़रूरी है बच्चों। और ये चीज़ है कि कुछ कारणवश जो है आपको पता ही है कि इधर थोड़ा सा जो लाइव क्लासेस हैं हमारी वो नहीं हो पा रही हैं यूट्यूब पर। बट ये है कि आप को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम पर बताइए। ठीक है ना। टेलीग्राम पर आप हमें बताइए कि सर इसके बारे में बताइए। आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर बताइए। टेलीग्राम की जो लिंक है
वो यूट्यूब के जस्ट नीचे आप देखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं उसको, उसी में मौजूद है। तो आप टेलीग्राम पर सीधे मुझसे जुड़िए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया सबका, लिख लिया सब लोगों ने? चलिए, अब एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, यहां पर एक मसला पैदा होता है कि आखिर वहाँ के समाज में ऐसा था क्या, आखिर क्या हो गया मध्यकालीन यूरोपीय समाज में, सोसाइटी में, कि उन्हें पुराने अतीत को याद करना पड़ा। व्हाट वाज द मैटर इन दैट टाइम, ठीक है, क्या सब चीज़ें थी। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग कुछ नई चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करेंगे, उसको समझेंगे, तब जाकर हम कुछ आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, पुनर्जागरण के बारे में हमने लिखा। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर मध्यकालीन यूरोपीय समाज में ऐसा क्या चल रहा था जो जिससे लोग परेशान हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था उस जमाने में कि लोगों को पुराने अतीत को देखना पड़ा, पुराने गौरव को जागृत करने की बात सोचनी पड़ी, या है कि नहीं? सवाल आपके मन में भी आ रहा है, आखिर क्या था यार उस जमाने में, कौन सी ऐसी चीज थी, उनकी राजनीति में ऐसा क्या हो गया, उनके समाज में ऐसा क्या हो गया, इकोनॉमी में ऐसी क्या हो गई। तो चलिए हम लोग देखा जाए, क्योंकि जानते हो इंसान कुछ भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। भाई आदमी काम क्यों करता है? क्योंकि उसके शरीर में एक चीज़ है जिसको पेट कहते हैं, पेट को खाना चाहिए, तो आदमी काम करता है कि पेट में खाना हमारे जाए। समझ में आ रहा है बेटा? पेट में खाना जाए तो आदमी शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, तभी तो काम करता है यार। बोलो, आप पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। क्यों एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है? क्योंकि आईएएस बनना है। क्यों आईएएस बनोगे? ताकि अपने घर वालों के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, आपकी रोजी रोटी चलेगी इससे, है कि नहीं? बहुत सारे रीज़न है ना। तो एक रीज़न हम ये तलाशेंगे कि वाई रेनेसा वॉज कंपल्सरी इन दैट टाइम। क्यों ऐसा हो गया यार? क्या वहाँ के समाज में था कि वहाँ की राजनीति में? तो मैं बताऊं बेटा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ की सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते देखिए, मानव सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बहुत दिक्कत हो गई थी मानववाद का। एक्चुअली में सोसाइटी कैसी हो गई थी, गुलाम, दास, बहुत से लोग थे जिनकी ज़िंदगी के कुछ मायने नहीं थे। ज़िंदगी कौन जी रहा था? जो बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो लाइफ जी रहे थे। जो समाज का मध्य वर्ग था, जो लोअर वर्ग था, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। समझ में आ रहा है? मैंने पैसे वाले खूब पैसे वाले थे, खूब मज़ा लेते थे लाइफ का, खूब जीवन जीते थे। जो नीचे लोग थे उनकी हालत एकदम से खराब हो गई। तो मानववाद जो है ना वो मर गया था वहां से ना। अब सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह के हालात जब यहाँ पे होंगे, भाई कौन सोचता है? एक बात बताओ, कौन सोचता है? जिस पे पड़ती है वही सोचता है ना। ये रेनेसा हुआ है, इसमें वहाँ के मध्य वर्ग और लोअर वर्ग की बड़ी खास महत्व रहा है। तो वहाँ पे मानववाद जो है, एक तरह से वहाँ के कल्चर में जो इंसान की ज़िंदगी थी, जो हालात थे, वो बहुत ख़राब हो गए थे। पैसे वाले ऐश कर रहे थे, जो वहाँ का मिडिल क्लास था और लोअर जो क्लास था वो बहुत ही बदहाली की स्थिति में था। तो पहला तो कारण ये था कि मानववाद जो है, जो मानवता थी, वो बिल्कुल ऐसी स्थिति। दूसरा, पहली चीज़ देखा बेटा आपने, तो पहला क्या था कि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे भी, है ना।
क्या चीजें थी? पहली चीज मैंने क्या बताया कि मानववाद। मतलब उस समय समाज का मध्य वर्ग और निम्न वर्ग ठीक है। मैंने एक चीज बताया आपसे कि जो पैसे वाले थे, जो हायर क्लास के लोग थे, जो हायर सोसाइटी के लोग थे, उनके ही तो मजे थे यार। लेकिन समाज का मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास था, जो दास थे, गुलाम थे, उनके साथ बड़ी ही अमानवीय जो है वो व्यवहार होना शुरू हो गया था। तो ये भी था कि लोग तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे कि यार कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है बेटा? दूसरी चीज़ मैं कह रहा था, देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रूढ़िवादिता। बहुत ज़्यादा समाज वहाँ का जड़ हो गया था, रूढ़िवादिता चरम पे थी, कुछ नया नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए साहब, किसी भी देश का विकास, समाज का जो विकास होता है, वो हमेशा कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पे होता है। कुछ नई, कुछ मौलिकता इंसान को आगे ले जाती है। जैसे मान लो आप ही हो, जैसे मान लो आप ही हो, अगर आप मेंस लिख के आ रहे हो, बहुत से बच्चे हैं जो मिलते हैं कि सर हमने मेंस लिख दिया है लेकिन नंबर अच्छा नहीं मिला। कारण क्या है? कारण ये होता है कि आप जो मेंस में लिखते हो, वो अगर पुरानी चीज़ों पे लिख दिया, पुरानी रटी रटाई चीज़ों पे लिख दिया, किसी का नोट्स पढ़ के उतार दिया, यार नंबर कैसे मिलेगा? तब तो एवरेज जो है आपको नंबर मिलेगा। कुछ मौलिकता होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। यूपीएससी हमेशा ही मौलिकता को पसंद करती है, हमेशा ही नयापन को पसंद करती है। तो जब तक आपके आंसर में कुछ नया नहीं होगा, जब तक आपके आंसर में कुछ मौलिकता नहीं होगी, तब तक आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से वो जो यूरोप का समाज था ना, वो एकदम से रूढ़िवादी हो गया था। एकदम से जो समाज था ना, वो क्या हो गया था बेटा? जड़ हो गया था, कुछ नया नहीं था। जैसे चल रहा था चल रहा था, तो लोग ना एकदम ऊब गए थे इस तरह के। भाई एक इंसान की लाइफ में कैसा होता बेटा कि हर दिन कुछ नया उमंग, कुछ नई चीज़ें इंसान की लाइफ में होती हैं, कुछ करने को नया होता है इंसान के अंदर उमंग। अब एक ही चीज़, एक ही रफ्तार से चीज़ें चलती हैं तो आदमी क्या हो जाता है? ऊब सा जाता है। तो यही था कि वो एक वहाँ का जो रूढ़िवादी था, समाज एकदम जड़ हो गया था, है ना? जैसे लग रहा था कि ना आगे ना पीछे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लोगों के मन में आया कि यार कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो हम लोग आगे लिखेंगे। लोग समाज से रूढ़िवादिता का अंत चाहते थे। एक लंबे समय से समाज रूढ़िवादिता के कारण जड़ हो गया था। ऊपर मैं मिटाता हूं इस चीज को।
हम लोग लिखेंगे कि किसी भी देश अथवा समाज को, किसी भी देश अथवा समाज को आगे बढ़ने के लिए नए विचारों की आवश्यकता होती है। नए विचारों की आवश्यकता होती है ना, जो उस समय यूरोप में नहीं थी, जो उस समय यूरोप में न के बराबर थी। समझ में आ रहा बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक एक चीज को बहुत प्यार से देखो यार। एक चीज मैं बता दूं, कहते हैं कि द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक ए माइटी ओशन। पानी के छोटे छोटे कतरे समुद्र का निर्माण करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं कहूंगा धीरे धीरे आराम आराम से एक एक चीज को तैयार करो, प्यार से पढ़िए, इंजॉय लेकर पढ़िए। अगर आहिस्ता आहिस्ता ही आपके पास जो है वो जो तथ्य हैं उनका संग्रह होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास मैटर या कंटेंट्स आएंगे। सबसे पहली चीज बच्चों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी पूरा का पूरा ट्रिक पर आधारित है। अगर आपको वो कला आ जाए जिससे आप यूपीएससी को क्रैक करने की चीज़ें सीख जाए, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अगर ये पता चल जाए तो आप वही काम उन्हीं की तरह कर जाएंगे जो बच्चे साल भर में करते हैं। साल भर में आप आईएएस बन सकते हैं, शर्त यह है कि आपको ट्रिक पता हो। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक वही सीख पाता है, ट्रिक उसी को आता है जो, जिसको शौक हो पढ़ने का। मेरी बात समझ गए ना? ट्रिक कौन निकालता है? ट्रिक हर आदमी नहीं निकालता है, ट्रिक वही निकालता है जिसको पढ़ने का शौक हो। मेरी बात आप समझिए, 8 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आपको यह पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, बस। तो आप एक अटेम्प्ट में वही काम करके यहां से निकल जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको पता, तो कि सबसे अहम चीज है पढ़ाई का शौक। जब तक पढ़ने का शौक नहीं होगा तब तक ट्रिक आपके अंदर डेवलप होगा ही नहीं। भाई कौन लड़के कैसे एक ही साल में एक ही बार में टॉप कर जाते हैं, कैसे भाई कर जाते हैं, और आप क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत यह है कि उन लोगों को, पहली चीज है कि उन्हें पढ़ने का शौक है। जिसको शौक होता है वो ट्रिक निकाल लेता है, जब शौक ही नहीं है तो सब बेकार है। तो पहली चीज है बेटा, शौक होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है ना? एक जो ललक होती है पढ़ने के लिए, जो एक दीवानगी होती है, वो सबसे पहले होनी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रिक क्या है, कैसे करते हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ क्या करना है, मेरे कहने का मतलब यही था कि एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को आराम से नोट करो, पहले समझो, फिर उसको नोट करो, फिर कमरे पर जाकर उस पर प्रैक्टिस करो। और क्या होता है यार, और जो टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंसी अगर देखनी हो तो आप विगत वर्षों के जो क्वेश्चन है वो उठा के देख लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये नोट कर लिया हो आप लोगों ने तो हम लोग मिटाते हैं। मतलब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने यूरोप को पुनर्जागरण की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने यूरोप के लोगों के अंदर जागृति पैदा कर दी, जिन्होंने उनके अंदर एक नई आशा और एक नई उम्मीद जगा दी
ठीक है, उसमें कुछ चीजें प्लस भी थी, कुछ चीजें नेगेटिव भी थी। देखिए, इंसान कोई जरूरी नहीं कि अच्छी चीजों की वजह से भी आगे जाए, बुरी चीजों की वजह से भी इंसान आगे जाता है। भाई, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, वो गलत इंसान है, तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे और नया दोस्त बनाओगे। दोस्ती बनाने की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया? आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा है और उससे आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं, बहुत ही ज्यादा आप उससे प्रभावित हैं, तो आपके मन में आएगा कि यार, जब एक दोस्त इतना मजा दे रहा है, इतना बढ़िया है, तो एक दोस्त और बना लेते हैं और मजा आएगा। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थॉट इंसान को आगे ले जाते हैं। तो यहां पर एक चीज हम बता रहे कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें थी पुनर्जागरण को शुरू करने में, वो कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने। तो नेगेटिव चीजें क्या थी कि मानवता खत्म थी। जो ऊपर थे वो खूब मजे ले रहे थे, जो पैसे वाले थे, राजा थे, महाराजा थे, सामंत थे, खूब मजे ले रहे थे। जो नॉर्मल आदमी था वो पिसता जा रहा था, वो टैक्स देने में ही मजबूर था, उसकी कमर पूरी तरह से टूट रही थी टैक्स देते देते। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज क्या थी? उस जमाने में रूढ़िवादिता इतनी ज्यादा थी, है ना, वर्ग विभेदों, ऊंच नीच की भावना। यूरोप में देखिए, भारत की तरह से वहां पे जाति व्यवस्था तो नहीं पाई जाती। यूरोप में क्या पाई जाती है? वहां पे ऊंच नीच की भावना। ये एलिट क्लास है, तो ये मिडिल क्लास है, तो ये लोअर क्लास है ना बेटा। तो एलिट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये जो धारणा है ये यूरोप से आई है। ठीक है ना? तो वहां पर ये प्रॉब्लम थी। जो गुलाम थे, जो दास थे, उनके साथ जो अमानवीय आचरण किया जाता, इन गलत चीजों ने वहां के लोगों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई, हमें कुछ ना कुछ जो है अलग करना है, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को तो नहीं है? तो चलिए देखा जाए कि भाई, ये तो दो नेगेटिव चीजें थी। आप कहेंगे कि सर, आपने तो मानवता का विकास ये कह दिया कि हाँ ये होना चाहिए, रूढ़िवादिता का अंत होना चाहिए, ये दो चीजें थी। और क्या चीजें थी? तो तीसरी चीज देखिए, मैं बता रहा हूं। तीसरी चीज है यूरोप में बर्बर आक्रमण। देखिए, होता क्या है कि मैंने कहा ना कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छी चीजें भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और कई बार गलत चीजें भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है, आप दुबले पतले इंसान हो, आप नॉर्मल से आदमी हो, कोई आदमी आपको मार रहा है, कोई आपको धकेल दे रहा है, गिरा दे रहा है, ठीक है, डेली डेली ऐसा हो रहा है, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? दो रास्ते हैं। या तो आप घर में छुप जाइए, घर से कभी ना निकलिए कि उससे मुकाबला ना हो। दूसरा रास्ता है कि घर में छुप जाओगे तो मन में एक हीन भावना पैदा होती है ना। दूसरा रास्ता क्या है कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि वो मुझे धक्का ना दे पाए, मुझे मार ना पाए। तो आप अगले दिन क्या करोगे? जिम जाओगे, ट्रेनर से मिलोगे, कहोगे ट्रेनर साहब हमको थोड़ा सा बना दीजिए ठीक ठाक, ये हाथ जो है एकदम से 2.5 किलो का सनी देओल की तरह बनाइए, ये डोले शोले निकले हैं, आप पूरा बॉडी फॉडी निकाल के, ठीक है। अगले दिन वो मिलता है सर जो है कहीं पे, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने बाद मुलाकात हो, तो उसके बाद क्या करेंगे? आप कहेंगे आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब आओ। तो समझ में आ रहा बेटा? तो इंसान को कोई जरूरी नहीं है ये अच्छी चीजें आगे ले जाए। कभी कभी बुरे जो कारनामे, कभी कभी जो इंसिडेंट होता है वो इंसान को नई दिशा में ले जाता है, नई चीजों में ले जाता है। समझ में आ रहा है? तो यूरोप पर ना आक्रमण बहुत होते थे, बर्बर आक्रमण होते थे, हमले होते थे, वहां के लोग मारे जाते थे। तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर कसमसाहट थी, वो अपने पुराने अतीत और गौरव को देखते थे। वही एक जमाना था रोमन एम्पायर का, एक जमाना था यूनान का, एक जमाना था एक्लिस जैसे महान योद्धा जिन्होंने विश्व को जीता, डायोडोरस जैसे महान योद्धा जिन्होंने विश्व को जीता, अलेक्जेंडर महान जैसा व्यक्ति जिसने सारी दुनिया को जीतने का कार्य किया। भाई, उस जमाने में बड़े बड़े जो विचारक थे, दार्शनिक थे, ठीक है, प्लेटो हैं, सुकरात हैं, अरस्तु हैं, ये सब क्या है, लोगों को समझ में आने लगा। करे यार, एक जमाना हमारा वो था जब हमारे पास ऐसे लोग थे, हमारे पास ऐसे योद्धा थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक्लीस, द हेक्टर, उसके बाद जो है आपका डायोडोरस, 2 बार दुनिया को यूनान ने जीता। तो ये जो चीजें उनके मन में आने लगा कि यार वही चीज फिर से शुरू हो जाए, वही जो चीजें हैं वो फिर से आ जाए, वही जो ग्लो है, वही जो खूबसूरती है, वही जो रौनक है, वो पुरानी रौनक है। होता है ना इंसान के अंदर ये चीज आती है यार। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ भी फेस होता होगा, कई बार आप सोचते होंगे अरे यार, मैं जब छोटा था, जब मैं बिल्कुल छोटा था तो मैं कितना एनर्जेटिक रहता था, कितना मेरे अंदर, अभी पता नहीं क्या हो गया,
मन में आएगा ये बात कर, यार अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मुझे और एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं अगले दिन आप मॉर्निंग वॉक करने लगेंगे, अगले दिन आप जॉगिंग करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अतीत से आप क्या हो गए, इंस्पायर्ड हो गए। तो आप जॉगिंग करने लगोगे, आप जिम जाने लगोगे कि भाई मैं वैसे ही चाहता हूं कि मैं जितना स्मार्ट उस जमाने में था वैसे ही आज स्मार्ट हो जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और टेलीग्राम पर मैसेज जरूर करना बेटा, टेलीग्राम से जुड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग, ये क्लास रिकॉर्डिंग है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ समस्याओं के कारण हम लोग जो है अभी मतलब अनेबल हैं कि हम लाइव क्लास ले सकें बेटा। तो वही चीज़ है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी हम लोग फिर से लाइव आ जाएंगे, फिर से लाइव क्लास होगी, फिर से हमारी आमने सामने की मुलाकात होगी, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें इसी हाल में काम करना है, और साथ साथ ये है कि हम इस चीज को रमा रखें, ठीक है ना। लाइव क्लास होगी, फिर भी हम लोगों की बात होगी। अभी क्या है, टेलीग्राम पर आप हैं, तो टेलीग्राम पर आप मैसेज डाल देना, आप बताना कि सर आप हमको ये चीज़ बता, तो टेलीग्राम पर भी आपकी जो समस्या है वो चीज़ तो मैं देख ही लूंगा ना, तो उसका निवारण हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो तीसरा क्या है कि यूरोप में जो बर्बर हमले हो रहे थे, यूरोप में जो आक्रमण हो रहे थे उस जमाने में तरह तरह के, एक तरह से लोगों को सोचने पर विवश कर दिया कि यार हमारा जो अतीत है वो एक्लिस का है, जिसने दुनिया को जीता, वर्ल्ड विनर कहा जाता है, डायोडोरस वर्ल्ड विनर कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वर्ल्ड विनर कहा जाता है। हमारे यहां पर जो है इतने बड़े बड़े विचारक है ना, सुकरात, इतने बड़े बड़े विचारक, सुकरात, प्लेटो, है ना, अरस्तु, ये तो यूरोप में रहा है। और अब क्या हो गया, अब ऐसी हालत हो गई कि कोई भी आ रहा है पीट के चला जा रहा है, तो लोग मजबूर हुए सोचने पर। और फिर क्या हुई, फिर से वहां पर एक नई चेतना की शुरुआत हुई, और फिर से क्या हुआ, पुनर्जागरण शुरू हुआ। तो फिर थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी लिख लेंगे, यूरोप में बर्बर आक्रमण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण, और उसमें हम उन तत्वों पर बात कर रहे हैं, उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं जिन चीज़ों ने यूरोप के लोगों को मजबूर कर दिया, जो है एक नई सोच, एक नई संचार की क्रांति हुई वहाँ, जो पुनर्जागरण के नाम से जानी गई। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग सहायक तत्व पढ़ रहे हैं कि वो कौन से सहायक तत्व थे जिन्होंने मजबूर कर दिया यूरोप में पुनर्जागरण के लिए। और आज शाम को 6:30 बजे से भी क्लास होनी है। ये क्लास 11 बजे से बेटा, 11 बजे से सुबह में, और शाम को 6:30 बजे से हम लोगों की क्लास की टाइमिंग है। आपको ठीक समय पे आना है, क्लास शुरू हो जाएगी। और जो भी आपकी समस्याएं वो आप मुझे टेलीग्राम पर बताइएगा, चूँकि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ कारणवश ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय, लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आशा है कि जो लाइव सेशंस है वो शुरू हो जाएंगे और हमारी और आपकी लाइव मुलाकात इंशाल्लाह होगी। तो आगे लिखेंगे यूरोप पर बर्बर आक्रमण, यूरोप पर बर्बर आक्रमण। तो हम लिखेंगे कि यूरोप पर होने वाले लगातार बर्बर आक्रमणों ने, ऐसे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा बेटा 1 मिनट रुक जाना। यूरोप पर लगातार होने वाले बर्बर आक्रमणों ने यूरोप पर लगातार होने वाले बर्बर आक्रमणों ने वहां की जनता को या वहां के लोगों को
अपना अतीत याद करने पर विवश कर दिया। है ना, जिसमें एक्लीस, ठीक, डायोडोरस, सिकंदर महान, जैसे योद्धा पैदा हुए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, इसको नोट करना है। यही जो चीज मैंने आपको बताई है, यही जो चीज मैंने आपको बताई है, वही मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर, इसको आप लोग नोट कर लें। और नोट करने के बाद स्क्रीन पर लिख दीजिए डन। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। फिर हम लोग और देखेंगे कि यार और क्या हुआ। ये तो बर्बर आक्रमण तो थे ही, ठीक है, कहीं ना कहीं से इनका तो रोल था ही। अब उसके बाद और क्या हुआ, और क्या चीज़ें थी, है ना। मैंने क्या कहा कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी इंसान को आगे ले जाती हैं, पुश करती हैं कि नहीं यार हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ अच्छा करना है ना। और कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें भी आगे ले जाती हैं। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा बेटा, चूंकि हम लोग इसमें आराम आराम से चलेंगे, है ना, आराम आराम से चलेंगे, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे, घबरा के नहीं चलेंगे। क्योंकि पहली बार मैंने YouTube पर इसको लॉन्च किया है, पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत हुई है, इसलिए हम लोग थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, घबराना नहीं है। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया बेटा, तो चलिए इसको मिटा डालते हैं। अब चलिए देखा जाए कि और कौन सा कारण था, क्या ऐसा हो गया, इनके अलावा और कौन सा कारण था जिसने वहाँ के लोगों को प्रेरित कर दिया, मजबूर कर दिया सोचने पर। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना। आपको तो पता ही है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके बारे में तो जानकारी आप लोग को ही है। पेरिस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए साहब, कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चीज़ है, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि कभी कभी इंसान को नेगेटिव चीज़ें भी आगे ले जाती हैं, जैसे रूढ़िवादिता थी या मानववाद की कमी थी, है कि नहीं। वो उन चीज़ों ने लोगों को सोचने पर विवश किया, ठीक है, यूरोप में बर्बर आक्रमण। लेकिन कभी कभी बेटा पॉजिटिव चीज़ें, मैंने क्या बताया कि जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त है, यू हैव अ गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मिलते हैं आपका मन तरोताज़ा हो जाता है, उससे बार बार मिलने का मन करता है, तो मन में ये आता है कि यार अगर ये इतना अच्छा एक आध और मिल जाए तो और मज़ा आए। तो अच्छी चीज़ें भी इंसान को आगे ले जाती है, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें भी इंसान को आगे ले जाते। तो ये था कि यूरोप में उस जमाने में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुल रहे थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय उस समय मौजूद थे, और कहीं ना कहीं से उन विश्वविद्यालयों ने उसमें पढ़ने वाले युवाओं को प्रेरित किया कि यू हैव टू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ और बढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा है।
तो पेरिस विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन उस जमाने में मौजूद थे और कहीं ना कहीं से वो युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, अपने छात्रों को प्रेरित कर रहे थे कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग से करने के लिए, है कि नहीं? तो ये क्या थी, एक प्लस चीज थी। तो हम इसके बारे में भी लिखेंगे यहाँ पर, पेरिस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला नेक्स्ट रीजन है कि भाई क्या कारण थे। अगला रीजन लिखेंगे पेरिस और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना। यही चीजें हम लिखेंगे कि उस समय ये महान विश्वविद्यालय, महान शिक्षण संस्थान यूरोप में मौजूद थे। जो वहां पढ़ने वाले युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कंप्लीट है बेटा, ठीक है, एकदम बढ़िया, मस्त, जिंदाबाद। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न है इस पर पूछा जाता है इस टॉपिक पर। क्लियर है बेटा? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और देखिए, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है बेटा कि आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर दिस क्लास टू अदर्स, टू एवरीवन। आप जहाँ आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कर देना बेटा, ताकि हो सकता है किसी बच्चे को फ़ायदा हो जाए। तो इस क्लास को शेयर ज़रूर करना है हम लोगों को, ठीक है ना? ये आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है? कंप्लीट है। तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ये चीज़ें हो गई। नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करेंगे। देखिए, नोट करना ज़रूर है। नोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं आप, तो फिर आप यूपीएससी के लायक काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेंस लिखने की कला, मेंस लिखने की अदा नहीं है, लेखन शैली नहीं है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं बार बार कहता हूँ भाई, मैं पहले समझा रहा हूँ आपको, फिर लिखा रहा हूँ। इसका बस एक ही मकसद है कि आपका प्रीलिम और मेंस दोनों हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण में कुछ नई प्रवृत्तियों की शुरुआत, ठीक है। अब ये था कि यार एक मसला और भी है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या चीजें थी जिन्होंने सहायता दी? अच्छा देखिए, उस जमाने में कुछ राजा भी थे, कुछ राजा भी थे जो बड़े खुले विचार के थे, जिन्होंने अपनी जनता को सपोर्ट किया। यानी कुछ खुले विचार के, जैसे इटली का राजा फ्रेडरिक द्वितीय, जो 1212 से 50 तक इसका शासन था, बहुत ही खुले विचारधारा का आदमी था। उसने कुछ नई चीजों को यूरोप में शुरू किया, कुछ इनोवेटिव चीजों को यूरोप में शुरू किया, कहीं ना कहीं से लोगों को प्रेरित किया कि इफ यू हैव न्यू आइडियाज यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए ये भी था ना यार कि उस जमाने में रूढ़िवाद था, चर्च जो है ना, चर्च ने नए रिसर्चेस को बैन कर रखा था। ये भी मिलता है किताबों में कि जो नए रिसर्चेस थे वो नहीं हो सकते थे। गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार छुप के किया था। आर्किमिडीज ने प्लवन का जो सिद्धांत दिया था वो छुप के दिया था। समझ में आ रहा, यानी नए रिसर्चर पर, ऐसा किताबों में आता है कि नए शोधों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऐसा था कि लोग डरते थे, नए काम करने से डरते थे, नई चीजों से डरते थे। जो सही हो उस पर भी जो प्रतिबंध लगा होगा वो सही नहीं होगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ राजा थे जो बड़े खुले मिजाज के। जैसे हम बात करेंगे, है ना, इटली के राजा फ्रेडरिक द्वितीय की हम बात करेंगे, जो 1212 ईस्वी से लेके 1250 ईस्वी तक। तो हम उनका भी नाम लेंगे क्योंकि भाई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो चलिए आइए, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देते हैं। हम लोग लिखेंगे कि यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण राजा जिन्होंने यूरोप में नई शुरुआत करने का प्रयास किया, लोगों को प्रेरित किया कि वो कुछ नया करें लाइफ में, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए विचार। तो उन राजाओं का नाम लेना यहाँ पे ज़रूरी है कि यूरोप में वो कौन कौन से राजा थे जो खुली विचारधाराओं से संबंधित थे। तो हम हेडिंग डालेंगे यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण राजा यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण राजा, ठीक है ना, इनकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि कुछ यूरोप में ऐसे राजा थे जिन्होंने, जो बहुत ही खुले हुए विचारधारा के और जिन्होंने अपनी जनता को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। यूरोप में कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्होंने कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्होंने 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 अपनी जनता को कुछ नया और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। कुछ नया और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। समझ में आ रहा है बेटा? ये चीज क्लियर हो रही है? जैसे जैसे हम उन राजाओं के नाम लिखेंगे जो राजा उस जमाने में मौजूद थे, जैसे मैंने कहा इटली का राजा फ्रेडरिक द्वितीय, जिनका ड्यूरेशन है 1212 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी तक। जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे फ्रांस के राजा पीटर ऑवेलर, जैसे फ्रांस का राजा पीटर ऑवेलर, ठीक है ना, पीटर आबेलार, और ब्रैकेट में इनका डेट लिख लीजिए 1079 से 1142। 1142 ईस्वी। समझ में आ रहा है? जैसे इंग्लैंड के रोजर ब्रेकन,
इंग्लैंड के राजा रोजर ब्रेकन, ठीक है ना। इनका भी ड्यूरेशन है 1214 से 1294, 1214 से 1294 ईस्वी, करेक्ट है। तो ये कुछ ऐसे राजा भी उस जमाने में मौजूद थे जिन्होंने अपनी जनता को इंस्पायर, भाई सबसे बड़ी चीज है कि राजाओं ने प्रमोट किया, बाकायदा उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया कि यू हैव समथिंग टू डू, है ना, आपको कुछ नया करना चाहिए, आपको कुछ अच्छा करना चाहिए। तो कुछ राजाओं ने, तो उनमें राजाओं के नाम भी मैंने कहा कि जैसे आप लिख सकते हैं फ्रेडरिक द्वितीय को लिख दीजिए, जो 1212 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक रहे। फ्रांस के राजा पीटर आबेलार को लिख दीजिए, 1079 से 1142 ईस्वी तक रहे, है ना। रोजर ब्रेकन इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा रोजर ब्रेकन को लिख दीजिए, इंग्लैंड के राजा रोजर ब्रेकन को लिख दीजिए 1214 ईस्वी से लेकर 1294 ईस्वी तक। तो इन लोगों ने अपनी जनता को प्रेरित किया। एक प्रश्न यहां पर उठता है, बड़ा प्यारा सवाल उठता है बेटा कि क्या वो वहां की जो जनता थी वो जड़ थी, जिसे कहा जाता है कि जनता जड़ हो गई थी, सब कुछ जड़ हो गया था। तो कैसे इतना बड़ा काम, ये जो पुनर्जागरण था वो आया कैसे? एक सवाल पैदा होता है कि अगर उस जमाने की जनता ही जड़ हो गई हो, वहाँ की पॉलिटी जड़ हो, वहाँ की इकोनॉमी जड़ हो, वो फिर इतना बड़ा चेंजिंग कैसे हो सकता है यार? इससे ये साबित होता है कि नहीं, उस जमाने के जो युवा थे वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, वो कुछ नया करने के लिए आतुर थे, कुछ नया करने के लिए अधीर थे। तो हम मध्यकालीन समाज को जड़ नहीं कह सकते। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं वहां पे कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी, वहां सब कुछ जो है बिल्कुल जड़, जैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि सब कुछ जड़ हो गया था सब कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं था, ठीक है, सोसाइटी में बहुत सी रूढ़िवादिता थी, मानवता की कमी थी, बर्बर आक्रमण हो रहे थे, लेकिन कुछ इंस्पायरिंग फैक्टर्स थे, कुछ तो थे, वहां के जो लोग थे वो कुछ नया करने के लिए। ये भी कहेंगे बेटा कि कोई चीज तब तक नहीं हो सकती जब तक करने वाले न हो। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, वहां पे कुछ युवा, वहां पे कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो बहुत ही ज्यादा आतुर और अधीर थे। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जो पुनर्जागरण है वो आतुरता और अधीरता का परिणाम था, आतुरता और अधीरता का परिणाम था। अब एक चीज और हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ये चीज अगर हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताइए, तो हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको लिख लें तो प्लीज टेल मी व्हेन, जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो मुझे बताएं, तो फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। और बच्चों कोई भी दिक्कत होनी है, एवरीथिंग, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप टेलीग्राम पर आइए, जो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टेलीग्राम पर आप मुझे बताइए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग है। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक चीज और है कि देखिए साहब, पुरातन चीजों की वहां शुरुआत तो हो ही गई। पुराना जो यूरोप में था, रोमन साम्राज्य में था, जिस तरह का
खुला तहजीब और जिस तरह का खुला हुआ कल्चर उस ज़माने में था, वो सब तो शुरू हो ही गया। कुछ नई चीज़ें भी हुई है ना, कुछ नई बातें भी आई जिन्होंने यूरोप के लिए बहुत काम किया। जैसे मैं कहूँगा तर्कवाद, साइंटिफिक जो अप्रोचेस थे बेटा, जो नए नए रिसर्चेज हुए, जो नए नए विज्ञान का जो विकास वहाँ पे हुआ, साइंस का जो विकास वहाँ पे हुआ, वो बड़ी दमदार था। क्योंकि कहीं ना कहीं से आज यूरोप अगर तरक्की कर रहा है, यूरोप अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें उसकी साइंटिफिक सोच की बड़ी, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, आपको तो पता ही है कि रनेसा के बाद ही जो है वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इतना ज़्यादा मशीनें, इतनी ज़्यादा नए नए रिसर्चेज होने लगे कि नई मशीनें बनने लगी, और कहीं ना कहीं से इन रिसर्चेज ने यूरोप के देशों को इतनी ज़्यादा जो है वो पावर दे दी, इकोनॉमिकल पावर कह सकते हैं। इतनी ज़्यादा वहाँ मशीनें डेवलप हुई, इतना प्रोडक्शन बढ़ गया कि उन्हें बाहर निकलना पड़ा। फिर उपनिवेशवादी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। हमारा देश जो गुलाम बनता है, कहीं ना कहीं से देखेंगे तो इसकी जड़ें भी यहीं पर आकर आपको मिलती हैं। तो हम ये कहेंगे कि पुनर्जागरण में जो है कुछ ऐसी नई नई बातें भी हुई जो उस समय रोमन साम्राज्य या यूनान में दिखाई नहीं देती। तो हम इसको लिखेंगे कि पुनर्जागरण में के दौरान कुछ ऐसी बातें भी हुई पुनर्जागरण के दौरान कुछ ऐसी बातें भी हुई जो प्राचीन यूनान और रोमन साम्राज्य में नहीं पाई जाती। जैसे जैसे हम कहेंगे बेटा विज्ञान का विकास, है ना, नए नए शोध, जिन्होंने यूरोप को शक्ति प्रदान की। ये था कि नहीं था? देखिए, ये सब जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, भाई एक ज़माना ऐसा आया जब यूरोप के देश दुनिया भर में छा गए। यूरोप ने, खासतौर से इंग्लैंड वगैरह ने, फ्रांस वगैरह ने बहुत सारे उपनिवेश बना डाले। तो ये जो पावर है, कहीं ना कहीं से वहाँ वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट हुआ, वहाँ जो नई नई रिसर्चेज हुई, वहाँ के राजाओं ने भी इसको सपोर्ट किया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी पूरी दुनिया के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये चीज़ भी आप नोट कर लिए। तो अब आपने देखा, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि पुनर्जागरण के दौरान कुछ ऐसी बातें भी हुई जो प्राचीन यूनान और रोमन साम्राज्य में नहीं पाई जाती, है ना। जाहिर सी बात है कि जो मशीनरी, जो रिसर्चेस जो है वो इस दौर में हुए, उसका उल्लेख हम उस ज़माने के यूनान और रोमन साम्राज्य में नहीं पाते। तो इसको हमने लिख दिया। नोट कर लिया बच्चों आपने? और बच्चों, दो समय जो है, जो टाइम टेबल है क्लास का, चूंकि यूट्यूब पर पूरे महीने क्लास हम लोगों की अब चलनी है, पूरे मंथ ये क्लास चलेगी यूट्यूब पर। दोनों मीटिंग सुबह 11 बजे और शाम को, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना आपको, सुबह में 11 बजे से क्लास हम लोगों की होगी मॉर्निंग में, और शाम के समय 6:30 बजे से क्लास होगी। तो आप लोगों को अपने ठीक समय पर क्लास के लिए मौजूद रहना है, क्लास को देखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बच्चों ये बता रहा था आप लोगों से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, चूँकि विश्व के इतिहास में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं
जैसे अमेरिका की क्रांति है ना, रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति है, प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है ना, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। दीज आर द वेरी वेरी बर्निंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना, रिगार्डिंग टू योर एग्जाम, है ना, आल्सो प्रीलिम एंड आल्सो मेंस। तो हम लोग इस टॉपिक को बारी बारी करके लेके आएंगे। एक टॉपिक पहले कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक ना। यही स्ट्रेटजी रहेगी, तभी जाकर हम लोग पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। क्लास की ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं है। अभी तो हमने आज से शुरुआत करी है क्लास की, आज से हमने क्लास की शुरुआत की है, धीरे धीरे टॉपिक बढ़ती रहेगी। और एक अनाउंसमेंट ये भी है कि देखिए, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो बच्चों के लिए फ्री होती हैं, आपके लिए ये फ्री क्लास है। आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ मेरा नाम MOHDNADIM मोहम्मद नदीम सर्च करिए और वहाँ सीधे जाकर इस क्लास को देखिए। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास वहाँ पे ली हुई है, वो सारी क्लासेस प्री और मेंस दोनों के लिए। आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मुख्य परीक्षा, जो क्लास मेंस के लिए ली है उसके आगे मुख्य परीक्षा लिखा है। तो ये देखिए, ये क्लास की जो लिंक है वो मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराई है, आप सीधे जाइए। ये देखिए, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा मुख्य परीक्षा में है, कितना ज़्यादा जो गांधीयन अप्रोच है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जाकर आप देखिए वहाँ पे। इसके बाद 1857 की क्रांति मुख्य परीक्षा मेंस में यहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, इस पर मैंने आपको क्लास प्रोवाइड कराई है। तो स्पेशल क्लासेस भी आप लोग देखिए। साथ में ये है कि ऐप पर जाइए, सीधे सीधे आप वहाँ सर्च करिए मेरा नाम। जैसे ही मेरा नाम आप सर्च करोगे ऐप पे MOHDNADIM, ठीक है बेटा, और आगे आप सर्च कर लो स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। और जैसे ही सर्च करोगे वो खुल के आ जाएगा, वो फ्री होता है, वो सारे बच्चों के लिए फ्री है, आप उसको बहुत आराम से देख सकते हैं। तो जो पिछले क्लासेस मैंने ली हैं प्रीलिम और मेंस के लिए, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री की जो मेंस की क्लासेस हैं वो भी आप देखिए जाकर, वो आपके लिए नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। और साथ में ये है कि अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन के समय आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो आपका रेफरल कोड क्या है? MNUS। दिस इज योर रेफरल कोड। जैसे ही इसको यूज करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड यूज करिए MNUS। और तीसरी चीज कहाँ है? लाइक करिए क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए बेटा, आप लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है। दूसरा ये है कि शेयर जरूर करना है, क्लास को शेयर करिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो प्लीज इट्स योर सर्विस, प्लीज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्लीज शेयर दिस क्लास। इसको शेयर जरूर करो बेटा, ठीक है ना। हो सकता है किसी जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, आज सुबह की क्लास में बस इतना ही। शाम की क्लास में ठीक 6:30 बजे से आपकी हमारी मुलाकात होनी है। तो 6:30 बजे शाम को आप रेडी रहिएगा विश्व इतिहास के अगले टॉपिक के साथ। तो बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।